नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रिया। क्रिया का पहला वीडियो हमने पढ़ चुके हैं। हम क्रिया का दूसरा वीडियो जिसमें हम यानी क्रिया के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द हैं, उनकी परिभाषा और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ये बात हमने पहले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं हम पढ़ेंगे 8 भेद। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के हम कितने भेद पढ़ेंगे? 8 भेद। और ये 8 भेद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पाठ्य पुस्तक आती है कक्षा 9 से 12 की व्याकरण, उसमें से पढ़ेंगे, क्योंकि कई किताबों में 6 भी बता रखे थे। तो इस वजह से यदि कभी परीक्षा में पूछ भी ले कि प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हम यदि 8 कहेंगे तो उत्तर सही होगा। नंबर 1, हम इन 8 के नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें सामान्य क्रिया, यानी सामान्य क्रिया, ये भी प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया का एक भेद है। सामान्य क्रिया ये कहाँ होती है? सबसे पहले इसकी जानकारी। जहां वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो ये सामान्य क्रिया कहलाती है। तो ये तो इसकी परिभाषा है। हम केवल सीधे इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक क्रिया वाले, जैसे मैं लिखूं मोहन जाता है, मोहन जाता है, तो इस वाक्य में क्रिया कितनी है? एक ही है। एक क्रिया वाला वाक्य किसका कहलाता है? सामान्य क्रिया का। जैसे मैं कह दूं संतोष आई, तो इसमें क्रिया कितनी है? एक ही है। तो ये कैसा वाक्य है? सामान्य क्रिया का वाक्य है। अब हम बात करें दूसरा भेद। दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया तो परिभाषा लिख नहीं रहे हैं, परिभाषा केवल समझनी है। एक बार यदि हम समझ लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। परिभाषा संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो भिन्नार्थक क्रियाओं से मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया किस क्रिया को कहते हैं? दो भिन्नार्थक, दो भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनी हुई क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो संयुक्त क्रिया दो भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनी हुई क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण दें, माताजी ने खाना बना लिया। माताजी ने खाना बना लिया, ये वाक्य हमारे सामने है। माताजी ने खाना बना लिया, तो ये संयुक्त क्रिया का वाक्य है। और संयुक्त क्रिया में हमने पढ़ा था कि दो भिन्नार्थक क्रियाओं का मेल। तो यहाँ बनाना और लेना दो भिन्नार्थक क्रिया है, तो इस वजह से दोनों का योगदान बराबर है। यदि दोनों ही नहीं होगी, एक होगी, तो वाक्य का अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए दो भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल को ही संयुक्त क्रिया कहा जाता है। माताजी ने खाना बना लिया, जैसे एक उदाहरण और लिख लेते हैं, रमेश ने खाना खा लिया। उदाहरण हम कोई सा भी लिख सकते हैं, यदि हमें समझ आना चाहिए कि दो भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब हम देखेंगे तीसरा क्रिया का भेद। एक आती है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा भेद हम देख रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में कर्ता काम स्वयं नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करवाए या किसी को दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणा देके कार्य करवाना। तो इसमें हमें इतना ही ध्यान में रखना है, कर्ता खुद काम न करके किसी को प्रेरित करके कार्य करवाए।
वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे वाक्य की यदि हम बात करें, राजू ने नाई से बाल कटवाए। राजू ने नाई से बाल कटवाए। तो अब ये काम राजू खुद नहीं कर रहा है, वो किसी को प्रेरणा दे के काम करवा रहा है। राजू नाई से क्या करता है, बाल कटवाता है। जैसे मैं लिख दूं, कविता सीता से पुस्तक पढ़वाती है। अब ये जो कविता है खुद नहीं पढ़ती, सीता से पुस्तक पढ़वाती है। यानी जिस वाक्य में कर्ता काम स्वयं नहीं करके किसी दूसरे से प्रेरणा देके कार्य करवाए, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्रिया का चौथा भेद हम पढ़ने जा रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो यह पूर्वकालिक क्रिया की पहचान हम कह सकते हैं, जब एक ही वाक्य में एक से ज्यादा दो क्रियाएं होगी, पहली क्रिया के संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया की शुरुआत होती है। यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक क्रिया होती है और जहाँ दो क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसमें पहली क्रिया के संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया की शुरुआत होती है और पहली क्रिया कर या करके शब्द से जुड़ी हुई रहती है, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो हम इसका उदाहरण लिखेंगे तो सारी बात समझ जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, बच्चा खाना खाकर पढ़ने लगा। ये वाक्य हमारे पास है। तो इसमें यदि क्रिया की बात करें तो पूर्वकालिक क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जो पहली क्रिया, यानी एक वाक्य में दो क्रिया होती है और पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसके अलावा इसकी पहचान है, पूर्वकालिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर या कर के शब्द से जुड़ी हुई रहती है। तो बच्चा खाना खाकर, पहली क्रिया संपन्न हो गई, पढ़ने लगा। अब हम कह सकते हैं बच्चा पढ़कर खाना खाने लगा, या राधा गाना गाकर सो गई। कुछ भी लिख सकते हैं, यानी पहली क्रिया जो कर शब्द से जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब हम प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया का पांचवां भेद पढ़ने जा रहे हैं। पांचवें भेद की बात करें तो हम पढ़ेंगे कृदंत क्रिया। वह क्रियापद जो किसी न किसी प्रत्यय के द्वारा निर्माण होते हैं, वे क्रियापद जिनका निर्माण किसी न किसी प्रत्यय लगने से, प्रत्यय लग के क्रिया का निर्माण होता है, वो क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो हमें केवल प्रत्यय का ध्यान में रखना है। जैसे बात करें, एक शब्द है चल शब्द में प्रत्यय लगा के हम कई क्रिया बना सकते हैं, जैसे चलना, चलता, चलकर। ऐसे यदि क्रिया बनती है प्रत्यय लगते हुए, तो ये कर, ता, कर, ना, ये क्या है, प्रत्यय लग के। यानी कृदंत क्रिया वहां कहती है जो मतलब किसी शब्दों में, उन पदों में प्रत्यय लग करके क्रिया का निर्माण होना। जैसे लिख जो मूल धातु है उसमें प्रत्यय लगा के क्रिया बनाना कृदंत क्रिया। लिखना, लिखता, लिखकर। तो प्रत्यय लगा के यदि हम कोई क्रिया बनाते हैं तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, कृदंत क्रिया कहलाती है।
तो ये हमने 5 प्रकार देखे हैं। अभी हम आगे देख रहे हैं 6ठा प्रकार। कृदंत क्रिया तक हमने बात कर ली, अब हम इसमें 6ठा प्रकार देखने जा रहे हैं। कृदंत क्रिया के बाद हम पढ़ेंगे 6ठा जो सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया 6 नंबर प्रयोग व संरचना के आधार पर जो क्रिया का भेद पढ़ रहे हैं उसका नाम है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया की पहचान हम कह सकते हैं कि जहां पर कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनते हैं वह सजातीय क्रिया कहलाते हैं। जहां पर क्रिया किससे बनते हैं? कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनते हैं वो सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखें, भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, ये एक वाक्य है हमारे सामने और इसमें सजातीय क्रिया है। कैसे? सजातीय क्रिया की पहचान है कि कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु के बने हो। जैसे यहाँ इसमें धातु कौन सी है? धातु की बात करें तो लड़ धातु है और इस लड़ धातु के योग से ये कर्म और क्रिया दोनों बने हैं, मिलकर ये क्रिया बनी है, तो यह सजातीय क्रिया है। जैसे हम कह सकते हैं खिलाड़ियों ने खेल खेला। खिलाड़ियों ने खेल खेला, ये मान लो वाक्य आ गया। खिलाड़ियों ने खेल खेला, इसमें कौन सी क्रिया है? सजातीय क्रिया है, क्योंकि खेल खेला दोनों क्या है? खेल धातु से बनी हुई है, तो इसमें कर्ता और कर्म क्या है? एक ही धातु से बने हुए हैं, तो वहाँ सजातीय क्रिया है। अब हम 7 नंबर देख रहे हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की बात करें तो कह सकते हैं वह क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं नाम धातु क्रियापद कहलाते हैं। वे क्रियापद संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं, यानी क्रियापद हम देखेंगे या तो वो संज्ञा से बना हुआ होगा या सर्वनाम से बना हुआ होगा या विशेषण से बना हुआ होगा। जैसे हम देखें, एक वाक्य लिख रहा हूं, वाक्य है लड़की शर्माने लगी। लड़की शर्माने लगी, तो इसमें हम आराम से पहचान सकते हैं कि ये क्रिया है शर्माने। तो शर्म शब्द से शर्माने बना, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी क्रिया ही नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे एक वाक्य और लिख लें, कह दें पुलिस चोर से बतियाती है। पुलिस चोर से बतियाती है, तो यहाँ नाम धातु क्रिया कहाँ है? बात से बतियाना। तो ये आराम से, जैसे शर्म से शर्माने, बात से बतियाना, तो हमें ध्यान में रखना है कि नाम धातु क्रिया वहाँ होती है जहाँ क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है। अब हम 8वें भेद की बात कर रहे हैं। 8वां भेद है वो पढ़ने जा रहे हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, तो हम कह सकते हैं सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियापद जो क्रिया के मूल रूप को सहायता प्रदान करते हैं या क्रिया के मूल रूप को पूर्ण करने में जो क्रियापद काम में लिए जाते हैं वो सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे बात करें, उदाहरण है राम पढ़ता है, ये वाक्य है राम पढ़ता है।
तो इस वाक्य में सहायक क्रिया है सहायक क्रिया क्या है? राम पढ़ता, वाक्य पूर्ण नहीं लग रहा, तो यानी मुख्य क्रिया को पूर्णता देने के लिए जो पद काम में लिए जाते हैं वो सहायक क्रिया कहलाते हैं। राम पढ़ता है, अब हम कह सकते हैं मोहन ने पुस्तक को मेज पर रख दी। मेज पर रख दी। मोहन पुस्तक को मेज पर रख देता है। तो मोहन ने पुस्तक को मेज पर रख से कोई अर्थ नहीं आता, दी। तो यहाँ दी शब्द क्या है? सहायक क्रिया, यानी मुख्य क्रिया का सहयोग करने वाले पद सहायक क्रिया कहलाते हैं। तो ये प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार हैं। यदि हमने सही तरीके से देखे हैं, वीडियो को आराम से देखा है, तो मेरे हिसाब से सारी बात समझ गए हैं। अब हम आगे बात करेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद। तीसरा हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? काल के आधार पर। काल के, यानी पेपर में ऐसा ही पूछा जाएगा, अलग अलग पूछा जाएगा। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद, और काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं जो कितने हैं? वो है 3। सबसे पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे 2, रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे 8, और काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने जा रहे हैं 3। 3 भेद कौन कौन से हैं? वो तीनों के नाम। एक तो हम पढ़ेंगे वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरी हम पढ़ेंगे भूतकालिक क्रिया। 2 नंबर भेद पढ़ेंगे हम भूतकालिक क्रिया, और तीसरा हम पढ़ेंगे भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया। तो ये नाम से ही पता चल जाएगा, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। तो काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती है, वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक। तो हम देखेंगे सबसे पहले भूतकालिक। भूतकालिक क्रिया से क्या होगा? यानी भूतकालिक क्रिया के जिस रूप से बीते समय, क्रिया के जिस रूप से बीते समय का पता चले, वो मतलब भूतकाल कहलाता है। भूतकालिक क्रिया। ऐसे वाक्य, इसके जो वाक्य होंगे, यानी इसमें हमें किससे पता चलेगा? जो समय बीत चुका है और उसका हमें पता चले, तो भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, सरोज गई। सरोज गई, यानी भूतकाल में वो समय बीत गया, सरोज चली गई या गई। दूसरा मैं लिखूं मोहन पुस्तक पढ़ चुका था। यानी मोहन पुस्तक है जो पढ़ चुका था, यानी समय, वो समय बीत गया, मोहन ने पुस्तक पढ़ चुका था। उसी आधार पर, उसी प्रकार हम दूसरा भेद इसका देखेंगे वर्तमान कालिक। वर्तमान कालिक यदि क्रिया की बात करें तो क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चलता है। वर्तमान कालिक क्रिया, जैसे क्रिया के किसका पता चलता है? वर्तमान समय में क्रिया हो रही है। जैसे मैं बात करूं, सीता खाना बना रही है।
सीता खाना बना रही है। वर्तमान का पता चलता है, वर्तमान में खाना बना रही है। और दूसरा लिखूं, सोहन खाना खा रहा है। और भी लिख सकते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो कैसा भी, यानी हम आराम से पहचान सकते हैं कि ये वाक्य भूतकाल का है, ये वर्तमान काल का है, ये भविष्य काल का है। हमें केवल 3 नाम पता होना चाहिए, तो नाम के आधार पर काल की क्रिया को हम किसी भी प्रकार से गलत नहीं करेंगे। तीसरा भेद, भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया यानी क्रिया वह वाक्य जिसमें क्रिया के आने वाले समय का पता चले, जिसमें क्रिया के उस रूप से आने वाले समय का पता चले। जैसे राम कल जयपुर जाएगा। आने वाले समय में क्रिया हो रही है, जो समय आगे आएगा उसमें कल, तो आने वाले किस समय की बात हो रही है, कल। अशोक पत्र लिखेगा, तो आने वाले समय की बात हो रही है, गा गी है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय का जहाँ पता चले वो तो भविष्य काल की बात है, वर्तमान का पता चले वर्तमान कालिक है, और जो समय बीत चुका उसका पता चले तो वो भूतकालिक है। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद, संरचना या प्रयोग के आधार पर 8 भेद, क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद।